13 जनवरी 2026 को जब यूजीसी के रेगुलेशंस आए, सरयू ट्रस्ट के राहुल देवान जी और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली। लीगल पार्ट एक तरफ है, सोसाइटी में जो शिज्म है, जो एक बंटवारा है, वो एक अलग ही पार्ट है इसका। 2019 में एक पिटीशन फाइल हुई राधिका वेमुला और आबिदा तड़वी। जेम्स मिल लिखते हैं कि ब्राह्मण का और उसके भगवान के बीच में जो डिस्टेंस है, कहाँ भगवान कहाँ ब्राह्मण, उतना ही डिस्टेंस ब्राह्मण और उसके जो नीचे हैं उनमें है। जो सेंसस इन्यूमरेटर्स थे, जो उन्होंने जनगणना की, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कास्ट के फैक्टर को हम कैसे लें। सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉवर्टी नहीं हटा सकता, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं रोक सकता, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन गरीब को ऊपर नहीं उठा सकता, तो फिर करेगा क्या? ये तो कह रहे हैं कि भाई एक कास्ट है, उसकी मोनोपोली है, उस मोनोपोली को तोड़ो। असली खेल ये नहीं है कि किसी को ऊपर लाना, असली खेल ये है कि जो कहीं तथाकथित रूप से ऊपर है उसको नीचे लाना है। नमस्कार सभी को। जो आज का विषय है यूजीसी रेगुलेशंस 2026, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा और कुछ प्रश्नोत्तरी का हमारा प्रयास है। ये इशू जो है, इसके बारे में कोई भी बात करने से पहले दो तीन बातें क्लियर कर दें कि एक तो ये इशू काफ़ी बृहद है, इसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पेचीदा भी है और कई लेवल्स पे सेंसिटिव भी है। फिर भी प्रयास ये है कि यूजीसी के जो ये रेगुलेशंस आए 2026 13 जनवरी 2026 के, उसके आलोक में क्या क्या चीज़ें हुई और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड क्या है, एक संक्षिप्त मैं एक बैकग्राउंडर टाइप का देने का प्रयास करूँगा, जिसके बाद डिस्कशन, प्रश्नोत्तरी, जो भी हम चर्चा करना चाहें वो करेंगे। ये विषय जो है, जैसा मैंने कहा कि बृहद है और ऐसा नहीं है कि सब कुछ जान के आदमी बैठा हुआ है। जब ये विषय पर चर्चा होने की बात हुई तब एक प्रश्न ये था कि इसको कहाँ से लें, क्योंकि अभी रेगुलेशन आया है, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई हैं। तो एक तो था कि अब पीछे से इतिहास से आए आदमी कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। तो चूँकि अभी ये इवेंट ताज़ा है, तो इसलिए मैं उल्टा चलने का प्रयास कर रहा हूँ कि अभी क्या हुआ और इसके बाद फिर पीछे पीछे क्या हुआ। 13 जनवरी 2026 को जब ये यूजीसी के रेगुलेशंस आए हायर इक्विटी वाले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, उसमें दो तीन चीज़ बड़ी ट्रबलसम थी, उसमें समस्या थी और उसको लेके एक आवाज़ उठी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको फिर ध्यान में रखते हुए, इस पर रिएक्ट करते हुए सरयू ट्रस्ट के राहुल देवान जी और अन्य लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली, जिसमें विष्णु शंकर जैन जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और भी कई लोग हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन था हमारी तरफ से, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर किया है। अभी फ़िलहाल वो जो भी रेगुलेशंस है वो लागू नहीं होंगे और इसके ऊपर सुनवाई होगी, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तो इस पर हमारी नज़र तो बनी ही रहेगी। ये इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो रेगुलेशंस हैं, इसके जो ट्रबलसम पॉइंट्स हैं, काफ़ी आप सब लोगों को मालूम होगा, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी बहुत चर्चा हो रही है। फिर भी मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में बताता हूँ। पहला ट्रबलसम पॉइंट ये है कि पहले SC ST तक बात थी, इस बार OBC को इंक्लूड किया गया। OBC को किस लिए इंक्लूड किया गया या किस आधार पर इंक्लूड किया गया, ये बात जो है वो थोड़ी क्लियर नहीं है, क्योंकि दो चीज़ें सामने आई हैं। एक ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, उसने यूजीसी का जब ड्राफ्ट पब्लिक था 2025 में, फरवरी 2025 में यूजीसी ने जो ड्राफ्ट रूल्स थे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इक्विटी रूल्स के, उसके ड्राफ्ट को पब्लिक किया था। तो ऑल इंडिया OBC स्टूडेंट्स एसोसिएशन ये क्लेम करता है कि उन्होंने उनको विस्तृत अपना पिटिशन वगैरह दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि OBC को भी इंक्लूड किया जाए। एक दूसरी बात जो सामने आई है कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, इसके जो अध्यक्ष हैं दिग्विजय सिंह जी, उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी थी, उन्होंने भी अनुशंसा की कि OBC को इसमें इंक्लूड किया जाए।
ओबीसी को इंक्लूड किया जाए इस आधार पर कि ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं। जब मामला गरमाया तो दिग्विजय सिंह जी ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि ये अनुशंसाएं हुई थी, लेकिन एक और जो उसमें प्रोविज़न था ड्राफ्ट में कि अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उसकी अगर कोई फॉल्स कंप्लेंट करता है तो उस पर आर्थिक दंड लगेगा। उस प्रोविज़न को हटा दिया गया। इस बारे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि अचानक से वो जो प्रोविज़न था वो हटाया क्यों गया। जो उसके आगे की जो कुछ और बातें हैं, इक्विटी कमेटी बननी है। इस जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का एलिगेशन लगेगा उसकी इक्विटी कमेटी बननी है। इक्विटी कमेटी में सभी सेक्शंस होंगे रिप्रेजेंटेड, लेकिन जनरल क्लासेस की बात नहीं है। फिर है कि इक्विटी स्क्वाड्स होंगे कैंपस पे। तो ये आप इस तरीके से समझिए कि आप क्लास कर रहे हैं या कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हैं। अभी इसका कुछ क्लैरिटी नहीं है कि ये मोबाइल स्क्वाड्स किस तरीके से घूमेंगे, मतलब ये क्या फ्लाइंग स्क्वाड की तरह होंगे या परमानेंट मोबाइल घूमते ही रहेंगे। लेकिन आप सोचिए कि कैसा एटमॉस्फेयर हो जाएगा कैंपस का, जहाँ आप कुछ बोलने से हिचकेंगे, डरेंगे और बहुत ज़्यादा जो है कोशिश करेंगे कि भाई हम अपनी बात या खुल के अपने दोस्तों में भी हम अपनी बात नहीं करेंगे कि क्या पता किसी को कोई बात लग जाए और फिर वो मामला चला जाए इक्विटी कमेटी के पास। एक और प्रोविज़न है जो खतरनाक है, क्योंकि 2012 का जो रेगुलेशन था इसी उस पे इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, 2012 में प्रावधान था कि अगर कोई ऐसी बात आती है, अगर कोई लड़का कैंपस पे किसी बच्चे को या बच्ची को कास्ट रिलेटेड कुछ बोलता है जो कि ऑब्जेक्शनेबल है, तो वो जो विक्टिम है वो चला जाएगा एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर के पास। एंटी डिस्क्रिमिनेशन ऑफिसर प्रिलिमिनरी जांच करेगा, फिर वहाँ जो भी कमेटी वगैरह बनेगी वो उसके आगे की कार्रवाई होगी। इसमें यह प्रोविज़न दे दिया गया है कि आप एक हेल्पलाइन बनेगी, उस हेल्पलाइन पे आप कॉल करिए और अगर उसमें थोड़ा भी अंदेशा मात्र हो कि इसमें कुछ पुलिस केस बन सकता है तो वो जो कंप्लेंट है वो विद इन 24 आवर्स पुलिस के पास चली जाएगी। तो इस तरीके से एक क्रिमिनल केस रजिस्टर होने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। तो ये कुछ इसके ट्रबलसम पॉइंट्स हैं। एक दो और मैं बता देता हूँ अगर कुछ छूटे नहीं। तो मोर और लेस ये ट्रबलसम पॉइंट्स हैं। दूसरी बात ये है कि एक्चुअली किया क्या गया है। तो अगर आप देखें तो किसी को आइसोलेट करना हो तो दो तरीके होते हैं। एक तो उसको किसी कटघरे में खड़ा कर दो, उसको किसी स्ट्रेट जैकेट में किसी बॉक्स में कर दो, उससे वो निकल नहीं पाए। एक है कि बाकी सबको अलग कर दो, एक तरफ कर दो और दूसरे उसको छोड़ दो वैसे ही। तो जब सारे अलग हो गए इन द सेंस कि आपने SC ST नेम कर लिया, OBC नेम कर लिया, विमेन फिजिकल ये वो सब कुछ EW सब कुछ कर लिया, बचा कौन? तो जो कुछ नहीं है, जो किसी एज सच किसी क्लास का नहीं है, वो जनरल क्लास हो गया। तो वो अलग अपने आप अलग हो गया। खुद अलग कर लो सबको तो जो बचा वो खुद ही अलग हो गया। एक और बात है कि इसमें अपर कास्ट जो ये इंदिरा जयसिंह जो ये पटिशन है, इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आऊँगा उस पर। इंदिरा जयसिंह सीनियर एडवोकेट हैं, ये लीड कर रही हैं। जब इनसे पूछा गया कि इस तरह के जो UGC रेगुलेशंस आए हैं तो इसके ऊपर जो है अपोजिशन हो रहा है, तो आप क्या कहती हैं? तो उन्होंने कहा दिस इज़ अ वेरी अपर कास्ट रिस्पॉन्स। अब अपर कास्ट रिस्पॉन्स जब आपने कह दिया तो आपने एक्चुअली सिग्नलिंग शुरू कर दी। ठीक है, तो यहाँ अब दो इश्यूज यहाँ पे बट रहे हैं। एक लीगल इशू है जिसका हमने जिक्र किया कि अब हम जाके सुप्रीम कोर्ट में उसको लड़ रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में जो शाज़्म है, जो स्किज्म है, जो बांटना है, उसका काम इस तरीके की सिग्नलिंग करती है। तो मान लीजिए कल को कोर्ट के पास दो ऑप्शंस हैं मोटे मोटे कि या तो मानेगी या कहेगी वापस लो। अगर मान लेगी तो जो दूसरा पक्ष है वो कहेगा कि साहब हमारे राइट्स डाइल्यूट हो रहे हैं, हम तो जी हंगामा करेंगे। और इसकी बाकायदा उन्होंने ऑन रिकॉर्ड धमकी दी है कि हम इस तरह का कुछ होगा, हमारे अधिकार को के ऊपर हमला होगा तो हम जो हैं सड़क पर आ जाएंगे। अगर मान लेती है तो ये वही लोग जो ये पिटिशंस को प्रपोज कर रहे हैं या इसको जो है सपोर्ट कर रहे हैं एक तरीके से,
वही लोग कहेंगे कि देखो जनरल कास्ट जो है तुम्हारी उन्नति, तुम्हारा जो है राइट्स नहीं चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार लीगल पार्ट एक तरफ है, सोसाइटी में जो शिज्म है, जो जो एक बंटवारा है, वो एक अलग ही पार्ट है इसका। इसमें फिर एक चीज़ है कि भाई लॉजिक किस आधार पर ये सारे जो दिए गए हैं, है ना, इसका थोड़ा सा इतिहास मैं बता देता हूँ। जैसे एक आंकड़ा आया कि साहब जो डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैंपस पे, वो 118% बढ़ गया। 118% कोई चीज़ बढ़ गई तो हमें लगता है कि पता नहीं मतलब कितना हो गया, लेकिन एक्चुअल नंबर्स आप देखेंगे तो कुछ शायद 134 से 378 इस तरीके के, मतलब हंड्रेड्स में हैं, जबकि 60,000 करीब कॉलेजेस हैं और मतलब करोड़ों स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में हैं। तो इसमें अब कि मतलब आपने नंबर गेम को इस तरीके से खेला कि एक परसेप्शन बनाया कि बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन बढ़ गया है। दूसरा एक कारण जो दिया गया, ये इसके पीछे ज़रा मैं थोड़ा सा आपको दे दूं, तब ये दूसरा और तीसरा कारण जो है वो समझ में आएगा। दूसरा कारण ये है कि साहब डिस्क्रिमिनेशन जो है वो सिर्फ कास्ट बेस्ड स्लर पे नहीं है, किसी जाति सूचक शब्द की बात नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ कहाँ है कि एक बार एडमिशन हो गया तो उसको क्या कहते हैं, मार्क्स देने के नाम पे, इंटरनल मार्क्स कितने देने हैं, एकोमोडेशन कैसा देना है, मतलब हर स्तर पे ये बात कही जा रही है कि डिस्क्रिमिनेशन है। और ये कहाँ से आ रहा है, तो अब इसकी थोड़ी, जैसे मैंने कहा कि पहले इस रेगुलेशन की बात करेंगे, फिर इसके पीछे चलेंगे। ये रेगुलेशन रिस्पांस है 2019 में एक पिटिशन फाइल हुई राधिका वेमुला और आबिदा तड़वी, ये दो माताजी लोग हैं। एक रोहित वेमुला की माताजी हैं राधिका वेमुला, और पायल तड़वी की माताजी हैं आबिदा तड़वी। इन्होंने एक पिटिशन फाइल किया कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कि यूजीसी ने जो 2012 में जो रेगुलेशंस लाए थे उसका पालन नहीं हो रहा है और अभी भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। और जो सिस्टम्स बनाए गए थे उन सिस्टम्स का ठीक से या तो बनाए नहीं गए हैं या पालन नहीं हो रहा है, और इसलिए जो कॉलेजेस इन नियमों का पालन नहीं करें उनके खिलाफ कुछ एक प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई हो, मतलब दे शुड फेस सम कॉस्ट्स, जैसे वो उनका फंडिंग रोक दिया जाएगा, उनका रिकॉग्निशन जा सकता है, इस तरह की चीज़ें सजेस्ट की गई थी। हालांकि इसमें कोई अलग से ओबीसी को इंक्लूड करने की बात नहीं कही गई थी, पुलिस वगैरह को इन्वॉल्व करने की डायरेक्टली एज सच बात नहीं की गई थी। ये पिटीशन पड़ा रहा, 2019 से पड़ा रहा। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को कहा कि आप इसका कुछ करिए। तो यूजीसी ने फिर अपनी प्रक्रिया शुरू की, जिसके बारे में मैंने बता दिया। अब यूजीसी के पहले, इस पिटीशन के पहले 2012 पे चलते हैं कि 2012 के रेगुलेशंस कैसे आए। 2012 के रेगुलेशंस आते हैं 2006 और 8 के आसपास की कुछ घटनाओं से। उस समय एम्स में एक लंबी स्ट्राइक हुई जिसमें कि जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी वो ओबीसी का एजुकेशन में जो कोटा है 27%, उसको लागू करने के लिए एम्स में ये बातें जब न्यूज़ में आई कि ये लागू होगा, तो एक लंबी स्ट्राइक हुई अगेंस्ट दैट रिजर्वेशन। उस रिजर्वेशन के बाद उस स्ट्राइक के बाद उस आंदोलन चला करीब 1 महीने, मई और जून मिला के करीब 1 महीने। तो और ये भी कहा गया कि उस समय के जो तत्कालीन डायरेक्टर थे पी वेणुगोपाल एम्स के, उन्होंने इसको हवा दी है, ये कहा गया। तो जैसे ये स्ट्राइक खत्म हुई, फिर तत्कालीन सरकार, मनमोहन सिंह सरकार ने एक थोराट कमेटी बनाई। सुखदेव थोराट जो हैं उस समय यूजीसी के चेयरमैन हुआ करते थे। तो सुखदेव थोराट जी की कमेटी ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया और 2007 के एंड में और 8 के शुरुआत में रिपोर्ट दी कि हाँ, एम्स में बहुत ज़्यादा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ तक रिपोर्ट्स आई कि SC/ST के स्टूडेंट्स बहुत भयभीत हैं, वो एक ही हॉस्टल में रहना चाहते हैं, वो गेटवाइजेशन हो रहा है, इस तरह की बहुत सारी खबरें आई उस समय। तो ये आज का जो पिटीशन है 2026 में जो हम डिस्कस कर रहे हैं यूजीसी, ये आप देखें कि चला जाता है 20 साल पीछे। इतने लंबे कालखंड में कोई चीज़ पूरा पैराडाइम, पूरा आर्क ले रहा है
और इस पूरे चीज़ के बारे में हमें या तो पता नहीं है या फ्रेगमेंटेड मेमोरी है, हम भूल चुके हैं कि 2006 में मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, उस समय मैं रिपोर्टिंग में था, तो एक आध बार मैं भी गया था एम्स के उसमें, ये एम्स का जो आंदोलन था उसको कवर करने, हालांकि हमारा डिपार्टमेंट जो बीट था वो दूसरा था, तो मैं वहाँ भी मतलब गया, तो मुझे याद है, लेकिन मैं बीच में भूल गया कि वो क्या हुआ, फिर उसका क्या आया क्या रेगुलेशंस आए, और अब जब देख रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि ये सारी कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं। फिर अब इससे अच्छा ये चीज़ है कि ये 2006-08 का जो समय है, उसी समय एजुकेशन में ये इंक्लूड हुआ ओबीसी रिजर्वेशन, उसके पहले तक जॉब्स में था। इसके पीछे थोड़ा जाएंगे तो बाई एंड लार्ज जो 1989-90 का टाइम था, वीपी सिंह का टाइम था, उस समय मंडल कमीशन के रिकमेंडेशंस को लागू किया गया, जिसके बेसिस पे ओबीसी रिजर्वेशन मिला। मंडल कमीशन का संक्षेप में इतिहास ये है कि ये बनाई गई थी जब मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, तब उस बनाया गया, और मंडल कमीशन के ने अपनी रिपोर्ट अर्ली 1980s में दे दी थी, तब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने उसको ठंडे बस्ते में डाला था। वीपी सिंह जब आए तो एक उस समय पॉलिटिकल भूचाल मचा हुआ था सेंटर में, क्योंकि कोalition सरकारें बन रही थी, कभी कोई सपोर्ट करता था, कभी कोई सपोर्ट करता था। तो दो कारण बताए जाते हैं कि इन्होंने मंडल कमीशन रिकमेंडेशंस लागू क्यों किया। बाय द वे, जो SC/ST एक्ट है जिसके वेपनाइजेशन की बात हो रही है, वो आ तो गया था 1987 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे, और विथ ब्रूट मेजॉरिटी उनके पास थी, मतलब उतनी बड़ी मेजॉरिटी किसी को आज तक मिली नहीं, लेकिन ऑपरेशनलाइज हुआ वीपी सिंह के टाइम में। तो SC/ST एक्ट और ओबीसी रिजर्वेशन दोनों ही एक तरीके से आप ट्रबलसम कहिए, जो जिसकी वजह से हम आज परेशान हैं एक तरीके से, वो दोनों ही वीपी सिंह जी के ही समय हुआ, कारण उसके बहुत सारे रहे। तो एक तो हाँ, तो दो कारण जो थे वो ये, एक उसमें एक बताया जाता है कि वे उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे चौधरी देवीलाल, तो देवीलाल जी को इन्होंने उस पद से हटा दिया था, उनका कुछ डिफरेंसेस थे, और देवीलाल जी इसके प्रतिकार में, इसके रिएक्शन में दिल्ली में एक बड़ी रैली करना चाह रहे थे, और ये माना जाता था कि जो पिछड़ा वर्ग है उसमें देवीलाल जी की अच्छी पकड़ है। तो वीपी सिंह जी इससे थोड़ा सा घबरा गए। हालांकि रिपोर्ट से भी कहती है कि इंटेलिजेंस ने उनको बताया कि बहुत ज़्यादा लोग आने वाले नहीं है, तो कोई बहुत समस्या की बात नहीं है, बट ही वॉज नॉट श्योर। दूसरी तरफ बीजेपी राम मंदिर आंदोलन लेके जो है वो एसेंडेंसी पे थी, उसको मजबूत किया जा रहा था, तो उनको लग रहा था कि ये जो अपना राम मंदिर आंदोलन है उसमें ये पार्टी जो है वो ले लेगी, अब लीड ले लेगी। तो इसमें किसी ने, कुछ ओबीसी के लीडर्स ने, बड़े लीडर्स ने जो बिहार से आते हैं, रिपोर्ट्स ऐसा कहती है कि उन्होंने सजेस्ट किया इनको कि आप मंडल कमीशन रिकमेंडेशन ला दीजिए। उन्होंने इस पे साइन कर दिया, उसको ले आए, और उसके बाद एकदम से जो जनरल क्लास था उसने जो है इसका बड़ा मुखर विरोध किया, जिसमें देशबंधु कॉलेज के जो राजीव गोस्वामी हैं, उनका जो जलता हुआ शरीर है उसका जो पिक्चर है वो उस आंदोलन की याद बन गई। बट राजीव जी की काफ़ी समय तक वो बचे रहे, मतलब रहे वो, और फिर उनकी डेथ बाद में हुई है, 2010 के दशक में हुई है। लेकिन उसी दौरान तकरीबन 200 केसेस हुए थे जिसमें सेल्फ एमोलेशन ट्राई किया गया था, और करीब 60 लोगों की डेथ हुई थी। तो आंदोलन ज़बरदस्त था। तब क्या होता है कि जब आंदोलन होता है तब तक एक पिटिशन जाती है सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ स्टे हो जाता है। उसके बाद 2 साल तक उस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है। सुप्रीम कोर्ट 6-3 यानी 9 जजों की बेंच बैठती है, और 6-3 यानी 6 इन फेवर 3 नॉट इन फेवर, तो 6-3 के हिसाब से उन्होंने डिसीजन दिया कि ये जो ओबीसी आरक्षण है वो सही है। इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आम तौर पर जब भी ये रिजर्वेशन वर्सेस जनरल क्लासेस की बात होती है, तो जो 2-3 क्रिटिकल आर्गुमेंट्स दिए जाते हैं जनरल क्लास की तरफ से। एक होता है कि ये मेरिट के अगेंस्ट है, इससे मेरिट का लॉस है। दूसरा होता है कि कास्ट कैन नॉट बी अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस,
और तीसरा होता है कि गवर्नमेंट या किसी भी सार्वजनिक संस्थान की एफिशिएंसी पर असर पड़ेगा, क्योंकि मेरिट आपने इंक्लूड नहीं किया। इन तीनों को कोर्ट ने एक तरीके से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि कास्ट कैन बी एन इंडिकेटर ऑफ बैकवर्डनेस। मेरिट की बात का बड़ा सिंपल उनके पास आंसर है कि भाई एक आप जो जनरल क्लास है वो पोजीशन ऑफ प्रिविलेज से स्टार्ट करती है। मतलब अगर 100 मीटर की रेस है तो जनरल क्लास लेट से 70-80 मीटर से स्टार्ट कर रहा है, और जो बाकी क्लासेस हैं वो पूरा 100 मीटर उनको दौड़ना है, तो इसमें मेरिट का क्वेश्चन बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा जो जनरल क्लास का भी आर्गुमेंट है वो भी ख़त्म हो गया। थोड़ा और पीछे जाएंगे अगर हिस्ट्री में कि ये कास्ट का फिर कहाँ से आता है, क्योंकि ये इसके बारे में जो है बहुत चर्चा होती है कि कास्ट क्या है, क्यों है, ब्रिटिश ने ऐसे किया वैसे किया। तो बीपी मंडल कमीशन ने जिन रिपोर्ट्स का, ये बीपी मंडल कमीशन बाय द वे दूसरी कमीशन थी, बैकवर्ड कमीशन, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। पहली थी कालेलकर कमीशन जो 1950s में बनी, और उसने अपना कुछ एक फाइंडिंग दिया कि हाँ ये बैकवर्डनेस है, काफ़ी सारे वो हैं, और बीपी मंडल ने भी वही कहा। असली मुद्दा जो है वो आया कि कितना % इनकी स्ट्रेंथ है। तो उन्होंने कहा सम 52-53% ऑफ पॉपुलेशन इज़ ओबीसी, बाकी SC ST है ही, है ना। तो अब जब स्ट्रेंथ की बात वहाँ आती है पहली बार, तो आपने जो ये नारा सुना होगा कि जितनी हमारी जनसंख्या में, जितनी हमारी जनसंख्या है उतनी हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो ये है लगभग मतलब बेस उसका वहाँ पे दिखता है। एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं कि बीपी मंडल जो हैं, आप में से कम लोगों को पता होगा कि बीपी मंडल बिहार के चीफ मिनिस्टर भी रहे करीब 30 दिनों तक, और उसके पहले SP सिंह थे, वो भी 3 या 5 दिन रहे। वो भी OBC के लीडर थे, वो भी OBC के लीडर थे, लेकिन दोनों OBC के लीडर जो हैं वो कुछ उनका था, मतलब एक ने एक की सरकार गिरा दी, एक ने एक की सरकार गिरा दी, इस तरह की चल रहा था। तो यहाँ ये तो अब मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स है। फिर रिजर्वेशन इटसेल्फ पे आते हैं, थोड़ा एक पॉइंट जल्दी मैं बता देता हूँ ताकि फिर इसके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत डिस्कशन हो सके। कि पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में अडॉप्ट हुआ, उसके बाद उस समय तक सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का उत्थान करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन था जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ ए स्टेट पॉलिसी, आप जानते हैं कि इसमें स्टेट लीगली बाउंड नहीं है उसको एनफोर्स करने के लिए। उसी समय के आसपास एक सुप्रीम कोर्ट में केस आया चंपक दुराई राजन का। उनका कहना था कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा नंबर ठीक ठाक है, और मैं मेडिकल या इंजीनियरिंग का, 2 पिटिशंस थे, एक इंजीनियरिंग का एक मेडिकल का करना चाहता हूँ, और लेकिन मुझे कहा गया है कि ऑलरेडी रिजर्वेशन है तो अब उसमें जगह नहीं है। तो कोर्ट ने, बहुत छोटा सा जजमेंट है, 4-5 पेज का, आप लोग चाहे तो जाके उसको देखिएगा, बहुत छोटा सा जजमेंट है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये आर्गुमेंट ठीक नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। अगर किसी का मन है पढ़ने का तो आप इस ग्राउंड पे नहीं कर सकते कि आपका किसी कास्ट की वजह से, आप किसी कास्ट के हैं इसलिए आपका इतना सीट है तो आप अब इसके आगे हम किसी को नहीं देंगे। तुरंत जो है 51 में इसका अमेंडमेंट होता है। सेक्शन आर्टिकल 46 ऑफ डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्टिव प्रिंसिपल से फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है, और वहाँ से ये SC ST रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक फ्रेमवर्क बन जाता है, कॉन्क्रिटाइज हो जाता है। कास्ट के जो पूरा अंडरस्टैंडिंग है इसके ऊपर, वर्ण क्या है, जाति क्या है, कास्ट क्या है, इसके ऊपर बहुत सारा कुछ डिस्कस हो चुका है, तो उसमें नहीं जाएंगे। राजीव मल्होत्रा जी की इस पर बुक्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर बताते हैं। एक और बात कि कास्ट एट्रोसिटीज़ का जो पूरा लिटरेचर है उसको हमारे CSSS सेंटर फॉर साइंटिफिक सोशल रिसर्च की डायरेक्टर हैं सूफिया पठान जी। तो सूफिया पठान जी जो हैं वो उनकी टॉक भी है, आप संगम टॉक्स में देख सकते हैं, जहां वो कहती हैं कि जो ये फिगर्स हैं और जो सारा नैरेटिव है वो मैच नहीं करता, कुछ है वहाँ, देयर इज समथिंग लैकिंग। और इससे पहले थोड़ा और पीछे चले जाएंगे तो ब्रिटिश टाइम्स की बात होती है कि कास्ट को
कास्ट को एक तरीके से सॉलिडिफाई किया ब्रिटिश ने। उसमें भी और पीछे चले जाइए तो जेम्स मिल हैं। जेम्स मिल 1814 में लिखते हैं द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि और 3 वॉल्यूम लिखते हैं। तो 3 वॉल्यूम में वो पहले वॉल्यूम में काफ़ी कुछ बताते हैं कि कास्ट क्या है, ये है, वो है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रिटिश वो मतलब 2-3 बातें यहाँ नोट करने की हैं कि अभी 1800s में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होता है। धीरे धीरे अंग्रेज़ बढ़ रहे हैं, कभी इधर बंगाल थोड़ा ले लिया, थोड़ा अवध ले लिया, थोड़ा इधर उधर, अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, पूरा बढ़े भी नहीं है, पूरा कवर नहीं किया है। लेकिन वो हिस्ट्री क्या लिखते हैं, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ऑलरेडी जैसे लगता है कि अच्छा वो कभी इंडिया नहीं आए, तो उनके इंफॉर्मेशन का क्या सोर्स था, नहीं था, अब इसके बारे में मतलब सोचने वाली बात है। तो लिखते क्या हैं और ये सारा नैरेटिव कहाँ से बनता है, इसका थोड़ा सा मैं उन्हीं की बुक से 1-2 लाइन्स पढ़ देता हूँ। द ब्राह्मण्स अमंग द हिंदूज हैव एक्वायर्ड एंड मेंटेन्ड एन अथॉरिटी मोर एक्सॉल्टेड, मोर कमांडिंग एंड एक्सटेंसिव than the priests have been able to engross among any other portion of mankind। यानी ब्राह्मणों का, हिंदुओं में जो ब्राह्मण हैं उन्होंने इतनी अथॉरिटी उनके पास है जैसा कि पूरे मैनकाइंड में, पूरे मानव समाज में कहीं भी नहीं है। उसके आगे लिखते हैं, as great a distance as there is between the Brahmin and the divinity, so great a distance is there between the Brahmin and the rest of his species। यानी जेम्स मिल लिखते हैं कि ब्राह्मण का और उसके भगवान के बीच में जो डिस्टेंस है, कहाँ भगवान कहाँ ब्राह्मण, उतना ही डिस्टेंस ब्राह्मण और उसके जो नीचे हैं उनमें है, मतलब इतना ऊपर है वो। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं, इट इज ओनली इन रूड एंड इग्नोरेंट टाइम्स दैट मेन आर सो ओवरवेल्म्ड with the power of superstition as to pay the unbounded veneration and obedience to those who artfully clothe themselves with the terrors of religion। वो लिख रहे हैं कि जो बहुत ही, जब हम रूड, बहुत प्रिमिटिव हो जाते हैं, बहुत इग्नोरेंट हो जाते हैं, उस समय जो सुपरस्टिशन, हम अंधविश्वास करने लगते हैं, हम किसी पर भी मतलब अंधविश्वासी हो जाते हैं, हमारे ऊपर कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हम मानव हैं, क्या नहीं है, दिमाग नहीं यूज़ करते। उस समय जब हम किसी अथॉरिटी को इतना ओबीडियंट हो जाते हैं उस अथॉरिटी के लिए कि उनके द टर्म ही यूजेस इज हु आर्टफुली क्लोथ देमसेल्व्स विद द टेरर्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आतंक को अपने ओढ़ के अलग अलग तरीके से, एक जिसको अब आप उसको गेरुआ समझ लें या जो भी समझ लें, वो करते हैं। तो हम उतने लेवल पे थे, यानी भारतीय समाज इतना रूड, इतना सुपरस्टिशियस, इतना अंधविश्वासी था कि ब्राह्मण अपने उस आतंक, मतलब ब्राह्मण का जो भी आतंक रहे वो मानने को तैयार थे। ये कहते हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल कभी भारत नहीं आए, तो जो भारत नहीं आया भारत के बारे में लिख भी लेता है। और क्यों ये इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो प्रोफेसर कुंदन सिंह जी की टॉक्स हैं, आप उनको पढ़िए, कि जेम्स मिल ने जो लिखा वही यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ के सिलेबस, यहाँ के सारे चीज़ों में आ गया। और उसको हमने फिर, चूँकि एजुकेशन सिस्टम में आ गया, हमने उसको आत्मसात कर लिया, हमारे पूरे सिस्टम्स ने उनको आत्मसात किया हुआ है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग एक चीज़ है, ये कह रहे हैं जेम्स मिल आ रहे हैं 1813-14 की पहला उनका जो एडिशन है आया। उसके पहले जब हम पश्चिमी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, वेस्ट के मेडिवल एरा को, तो ये मानी हुई बात है और लिखा हुआ है कि ये डार्क एजेस से आ रहे हैं, 1000 वर्षों के डार्क एजेस से, जहाँ क्रिश्चियन प्रीस्टहुड इतना उनके ऊपर हावी हो चुका था कि चाहे वो विच हंट हो, चाहे वो क्या कहते हैं, राजाओं को गद्दी पे बैठाना हो, उतारना हो, हर चीज़ में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता था, बहुत बड़ी धमक रहती थी। तो उस मिलियू से, उस वातावरण से जेम्स मिल आ रहे हैं। भारत नहीं आए, भारत के संभवतः किसी व्यक्ति से मिले नहीं,
और उन्होंने अपना एक कंक्लूजन दे दिया, क्योंकि उनके सामने प्रीस्टहुड मतलब होता था कि ये प्रीस्ट मतलब टेरर, ठीक है। यहाँ तक कि जब प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन हुआ तो एक टर्म यूज़ किया गया, कहा गया कि द चर्च वॉज पुश्ड बैक टू इट्स पायस बैरक्स, ठीक है। पायस बैरक्स, बैरक्स आप समझे, बैरक्स जो इंग्लिश का वर्ड है वो मिलिट्री के लिए यूज़ होता है, आर्मी के लिए यूज़ होता है, आर्मी का बैरक्स होता है ना, किसी भी आर्म फोर्स का बैरक्स होता है। तो चर्च एक आर्म फोर्स के बैरक्स की तरह काम कर रहा था, उसको पुश किया गया कि तुम वापस जाओ, तुम इधर नहीं आओ। प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन हुआ तब। ये उनकी वस्तु स्थिति है, लेकिन हमने उसको कैसे अपने अंदर जो है अपने डीएनए में शामिल कर लिया, उसका आपको एक, ये नालसर है, लॉ यूनिवर्सिटी है नालसर। नालसर ने एक हैंडबुक निकाला कास्ट पर, उसमें ये कहते हैं हु आर द अनटचेबल्स। तो पहले कहते हैं, मतलब पहले वो डिस्क्रिप्शन सुन लीजिए फिर आगे और बताता हूँ। सेंट्रल टू द हिंदू सोशल स्ट्रक्चर इज द डिविजन ऑफ सोसाइटी इनटू 4 हायरार्किकल कैटेगरीज नोन एज द वर्णास, ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। ये लॉ यूनिवर्सिटी का हैंडबुक कह रहा है कि इट इज अ हायरार्किकल कैटेगरी नोन एज वर्णास। अब इतना तो हम लोगों को पता चल चुका है कि वर्ण में हायरार्की नहीं थी। हायरार्की बाद में किसी वजह से आई, कास्ट में आई, ये आई, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर डिबेट हो सकता है, लेकिन वर्ण में हायरार्की नहीं है। ये तो सीधे कह रहे हैं कि साहब वर्ण में ही हायरार्की थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मतलब एक हायरार्की है, कमांड एंड कंट्रोल एंड कमांड चेन है। ब्राह्मण की बात सर्वोपरि और वैश्य शूद्र सबसे नीचे। फिर कहते हैं कि ब्राह्मण्स एट द टॉप ऑफ दिस हायरार्की कंसिडर्ड स्पिरिचुअल, ये सारा बताते हैं। This caste system is ascribed by birth, meaning that a person's caste is determined by the caste of their parents and their children inherit the same status. उसके बाद लिखते हैं, This rigid system ensures that social mobility is virtually impossible, trapping individuals in the socio-economic position they are born into. उसके आगे लिखते हैं, Despite being at the bottom of the Varna hierarchy, Shudras are still considered part of the system, and they retain a higher status than that of the Avarnas, a group placed even further outside the caste system. The Avarnas often referred to as untouchables. ये नालसर का हैंडबुक कह रहा है, लॉ यूनिवर्सिटी का हैंडबुक कह रहा है, ठीक है। सवर्णा, अवर्णा, ये शब्द हमारे यहाँ है ही नहीं। सवर्ण का अर्थ जो है वो ये होता है कि अपने वर्ण का, ऑफ द सेम वर्णा। मनुस्मृति में कहते हैं कि भाई सवर्ण कन्या से शादी करनी चाहिए, तो क्या इसका मतलब यह है कि अब आज की डेट में उसको लगाएंगे तो मतलब सिर्फ सवर्ण कन्या से ही शादी करनी चाहिए? अवर्ण जिसका कोई रंग ही नहीं है, ऐसा कहाँ से क्लासिफिकेशन ले आके इसको फिक्स कर दिया। और ये एक पिक्चर जो मतलब कास्ट सिस्टम को जो इन्होंने पिक्टोरियली डिपिक्ट किया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, पिरामिड की तरह है। और उसमें सबसे नीचे जो अलग हैं अनटचेबल्स, उससे ऊपर शूद्र, उससे ऊपर वैश्य, फिर क्षत्रिय और टॉप पे ब्राह्मण। अगर इसको आप देखें तो लगता है कि फूड चेन की डिस्क्रिप्शन है कि सबसे नीचे हर्बीवोर, फिर कार्निवोर या ओमनिवोर, फिर मैन जो है फूड चेन पे सबसे ऊपर है। कुछ इस तरीके का डिपिक्शन लगता है। और दूसरी बात ये कि इस तरीके की जब आप पिक्टोरियली डिपिक्ट करते हैं, आप पिरामिड को देखेंगे तो पिरामिड का स्ट्रक्चर बड़ा क्लीन कट होता है और लेयर्स दिखते हैं, ठीक है। और वो लगता है कि हाँ ये हार्ड रॉक है या कंक्रीट है या स्टोन है, अब ये बदल नहीं सकता। इसको किसी सर्कुलर वे में कोई सबसेट की तरह कोई उस तरीके से नहीं डिपिक्ट किया गया है, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर की तरह जो कि दैट इज कास्ट इन स्टोन, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें हुई हैं हमारे साथ, जिसकी वजह से कास्ट के फैक्टर को और फैक्टर में और समस्याएं आई हैं। एक और चीज़ है कि कास्ट में जो है हमने अमेरिका की जो रेस थ्योरी है उसको ले लिया। आप जो इंदिरा साहनी का जजमेंट का मैंने बात किया, वहाँ आप जब उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो रेगुलरली आपको वो रेफरेंस मिलेगा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, क्योंकि वहाँ रेस थ्योरी थी, क्योंकि वहाँ स्लेवरी थी, क्योंकि वहाँ पे एंटी स्लेवरी मूवमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ पे स्लेवरी अबॉलिश हुआ, फिर भी स्लेवरी के रेसिड्यूज रहे और बहुत सारा वहाँ कॉम्प्लिकेशंस है। आज भी ब्लैक लाइव्स मैटर और ये सब आंदोलन चलते रहते हैं। कहना मेरा ये है कि वो उनका रियलिटी था। उस रियलिटी को बिना इंडियन रियलिटी को ध्यान में रखे हुए हमने
सुपर इम्पोज कर लिया और उसी के हिसाब से सारे लॉज बने, सारे कानून बन रहे हैं और वो एक जो है चलता रह रहा है। 1931 का जो सेंसस है वो इम्पॉर्टेंट माना जाता है कास्ट के हिसाब से, क्योंकि उसमें वो कास्ट एन्यूमरेशन आया कि साहब कास्ट इतना है और जो ओबीसीज हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं वो इतने हैं। वो उसी में ये बात आती है कि मोर देन 50%, 4000 से ज़्यादा कास्ट। लेकिन जब आप उसकी लैंग्वेज पढ़िएगा या जो इंट्रोडक्शन मात्र ही अगर पढ़ लें तो उसमें क्लियर है कि जो सेंसस इन्यूमरेटर्स थे, जो उन्होंने जनगणना की, उनको खुद नहीं समझ में आ रहा था कि कास्ट के फैक्टर को हम कैसे लें। कहीं कोई वेरिएशन आ रहा है, कहीं कोई वेरिएशन आ रहा है, कहीं 2-4 ग्रुप्स मिलके एक अपने को बता रहे हैं, कहीं जो है मतलब एक रीजन में जो सो कॉल्ड लोवेस्ट कास्ट है वो अपने को जो है सूर्यवंशी राजपूत बता रहे हैं, सूर्यवंशी राजपूत कहीं कुछ और बता रहे हैं। तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे, बहुत सारी पॉलिटिकल इश्यूज थी जिसके उस समय जो चल रहा था सारा। और आप देखेंगे 1932 में कम्युनल अवार्ड आया, जिसके बाद पहली बार रिजर्वेशन की बात हुई और उसमें सेपरेट इलेक्ट्रेट की बात हुई। कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे ब्रिटिश टाइम्स रहे हों, ब्रिटिश टाइम्स में फिर भी एक कन्फ्यूजन था या कुछ था जो कि हार्ड एंड फास्ट या सॉलिडिफाइड नहीं था। पोस्ट इंडिपेंडेंस हमने उसको एकदम से अपने विमर्श में सॉलिडिफाई कर लिया है कि साहब ये है। अब एक जो थोड़ा सा लास्ट जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात है कि कहते हैं साहब हज़ारों सालों से, है ना, हज़ारों सालों से। तो पहला प्रश्न ये है कि अगर आप कह रहे हैं हज़ारों सालों से, तो 2 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमको पूछने चाहिए। पहला, हम मान के चलते हैं कि जो हड़प्पा यानी कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है वो आज से 5-7 हज़ार साल पुरानी है, ठीक है, जो ऑफिशियल है, जो हमारे सिलेबस में पढ़ाया जाता है। हड़प्पा में कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का क्या एविडेंस है? हड़प्पा में हमें मिलता है ना, अर्बन प्लानिंग बहुत अच्छी थी, यहाँ पे राजा या जो भी रहता था, जो मेन था वो यहाँ रहता था, एक अपर टाउन था, एक लोअर टाउन था, ठीक है, सिटाडेल था, डॉक्स थे, हम ट्रेड कर रहे थे। तो इसका मतलब एक फुल्ली ऑर्गेनाइज सोसाइटी इन ऑपरेशन थी, राइट। वहाँ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का क्या अभी तक कोई एविडेंस है? नहीं है। तो ये तो ऑफिशियल है। चलिए हम लोग अभी क्लेम कर रहे हैं कि साहब रामायण महाभारत तो और पहले की है, वहाँ कोई कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं है, राइट। और इधर आते हैं, अच्छा हाँ, ये तो एक प्रश्न हो गया। तो ये हज़ारों साल का जो नैरेटिव है ये कहाँ, मतलब इसका कोई आधार है? कोई भी किसी ने पूछा भी है कि ये हज़ारों साल से चले आ रहे हैं, हज़ारों साल से चले आ रहे हैं, हज़ारों साल से एक ही, मतलब हज़ारों साल से विश्व का नक्शा बदल गया, पूरे विश्व का चेहरा बदल गया, मानव के पहनने ओढ़ने का ढंग बदल गया, सोचने का ढंग बदल गया, कम्युनिकेट करने का ढंग बदल गया, सब कुछ बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो कास्ट, वो एकदम फ्रीज है। मतलब इतना तो शायद वो जो मैमथ वगैरह के मिलते हैं ना फॉसिल्स, वो भी उतने फ्रीज नहीं हो जितना कास्ट को इन लोगों ने फ्रीज कर दिया है। तो एक वो बात। दूसरी बात, ये कह कौन रहा है? जेम्स मिल जो कह रहा है, या जो उसके बाद के लोग हैं, मैकॉले हैं, जो भी हैं, या बाद की जो पूरा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। आपको जान के आश्चर्य क्या होगा, ये मतलब ये कॉमन नॉलेज भी हो चुका है, लेकिन फिर भी दोबारा रिपीट करता हूँ कि बहुत समय तक क्रिश्चियंस का जो क्रिश्चियन थियोलॉजी थी वो मानती थी कि इस दुनिया का की जो रचना हुई वो 4004 BC से पहले नहीं हुई, ठीक है। तो जो 4004 BC से पहले का काउंट ही नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, वो जब ये हज़ारों साल का नैरेटिव देते हैं और उसको हम फॉलो कर लेते हैं तो गड़बड़ी लगता है कि फिर उनके थी कि हमारी है। वो तो उसका तो हमें पता चल गया ना कि उसका लिमिट है 4004 BC। वो बल्कि टाइम भी देते हैं, 23 अक्टूबर दिन के या रात के 9 या 9:30 बजे 4004 BC पे भगवान ने जो है पृथ्वी बनाना, मतलब संसार बनाना शुरू किया। 1 हफ्ते में बना बुना के दे दिया और बोला कि ठीक है अब जाओ एंजॉय करो। ये उनका स्टैंड हुआ करता था एक टाइम में। ये भी बाय द वे ये भी डिस्कशन होता था कि एक सुई की नोक पर कितने एंजल्स एक साथ टिक सकते हैं बिना गिरे हुए। तो खैर उसमें नहीं जाएंगे, ऐसी ऐसी बातें होती थी। तो ये जो सारा हज़ारों साल का नैरेटिव ये वो क्यों है? अब
इसका फिर से मैं वापस थोड़ा बैक एंड फोर्थ हो रहा है, लेकिन ये इस तरीके से बात करना भी ज़रूरी है। ये सारा नैरेटिव है क्यों? इसका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग विश्लेषण मिलता है। एक अमेरिकन स्कॉलर हैं, इनका नाम है गेल ओमवेल्ट, ठीक है। ये अमेरिकन थी, इंडिया की सिटीजन बनी और दलित मामलों की पैरोकार है। आपको याद होगा कि 2019 में भारत सरकार ने EWS में 10% रिजर्वेशन किया था, जो कि माना, हालांकि उसमें मेंशन्ड नहीं है, लेकिन समहाउ उसको मान लिया गया कि वो जनरल क्लास के लिए है, क्योंकि उसमें SC ST यूज़ नहीं कर सकते, OBC यूज़ नहीं कर सकते वगैरह, तो बचा कौन? तो जनरल क्लास, इसलिए उसको माना गया। हालांकि उसमें भी जनरल क्लास वर्ड यूज़ नहीं किया गया या जनरल कास्ट वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, फिर भी तो उसकी आलोचना की इन्होंने कि ये क्यों दिया गया, नहीं देना चाहिए था। और इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखती हैं, ये पहले इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल वीकली उसको पैराफ्रेज करता है, फिर कोट करता है। तो कहती हैं, Gail Omvedt argues that the objective of caste-based reservations is to remove caste monopoly in access to social resources। यानी उनका जो नैरेटिव है उसका मेन आधार है कि कास्ट मोनोपोली है, एक पर्टिकुलर कास्ट ने रिसोर्सेज पे कब्जा कर रखा है, उस मोनोपोली को हटाना है, ठीक है। शी सजेस्ट that the discourse of reservation is forcibly turned towards economic criteria because upper castes want to avoid dealing with caste। उनका कहना है कि ये जो ऊंची जाति वाले हैं ये जानबूझ के इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात करते हैं, क्योंकि जो असली कास्ट इशू है उसको वो दरकिनार करना चाहते हैं, उससे बचना चाहते हैं। फिर क्या लिखती हैं? अब ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फिर आपको ये समझ में आएगा कि अगर ये है तो फिर कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जो पूरी अवधारणा है वो वहाँ ध्वस्त होती दिखती है। कैसे? कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस कैन नॉट रिमूव पॉवर्टी। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस कैन नॉट रिमूव पॉवर्टी, कैन नॉट एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दे कैन नॉट अपलिफ्ट द पुअर, ठीक है, विद इन इन्वर्टेड कॉमा। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पॉवर्टी नहीं हटा सकता, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं रोक सकता, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन गरीब को ऊपर नहीं उठा सकता, तो फिर करेगा क्या? दे कैन ओनली मेक, खुद बता रही हैं, दे कैन ओनली मेक सम ऑफ द पुअर नॉन पुअर। इंटरेस्टिंग वर्ड्स ना, ये पुअर हैं, ये रिच नहीं है, ये पुअर है, ये नॉन पुअर है, जो भी समझ लीजिए इसका। फिर ब्रैकेट में लिखती हैं, it has to be stressed that this is also true for reservations based on economic criteria, which is why the class organizations of the poor have never demanded them। अब ये पुअर क्लास ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द पुअर ये कह रहे हैं कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो है पुअर को, नॉन पुअर थोड़े बहुत लोगों को बना देगी, और इसीलिए कभी भी उन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो कास्ट उसमें आते हैं उन्होंने इकोनॉमिक क्राइटेरिया डिमांड नहीं किया। फिर आगे लिखती हैं, व्हाट दे कैन डू, यानी कि रिजर्वेशन, व्हाट रिजर्वेशन कैन डू इज एंड द कास्ट मोनोपोली ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर जॉब्स स्पेशली ऑफ द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, कास्ट मोनोपोली एंड कर सकते हैं कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, दैट इज द ओनली गोल। ठीक है, और आगे क्या लिखती हैं कि कास्ट मोनोपोली है किसका? दिस इज अ कास्ट मोनोपोली ऑफ द ट्वाइस बॉर्न, मोस्ट प्रिडोमिनेंटली ब्राह्मण्स, एंड एज मेनी हैव पॉइंटेड आउट including SS Gill, secretary of the Mandal Commission, जो उस समय रहे थे. It is a caste monopoly that has arisen out of a heritage of thousands of years of caste reservation in India, in which Shudras and Ati-Shudras were forbidden access to power, wealth and status. Destroying or lessening this caste monopoly helps to create a middle class section among castes that are largely poor. यानी फिर वही हजार साल से एक कास्ट ने हर चीज़ पे मोनोपोली बना ली है। अब इसमें कितने ही टॉक्स और कितने ही आपको लिटरेचर मिल जाएगा कि धर्मपाल जी ने जो बताया कि शूद्रों को एजुकेशन दी जाती थी, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन दी जाती थी, ब्रिटिश के आने के पहले तक दी जाती थी, ब्रिटिश ने डिस्ट्रॉय किया।
इन सब बातों को ऊपर आने ही नहीं देते, इनकी अपना गोल है। और लास्ट में कहती हैं कि इट इज इनएविटेबल एंड प्रोग्रेसिव to the extent that it breaks up the correlation of caste and class. This itself will not end casteism, but it may be a necessary condition for doing so. तो बेसिकली कास्ट का जो पूरा हम लोगों ने आर्गुमेंट दिया मेरिट पे, इस पे एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस पे, उससे तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि भाई एक कास्ट है, उसकी मोनोपोली है, उस मोनोपोली को तोड़ो, वहीं जाके कास्टिज्म खत्म नहीं हो जाएगा, लेकिन एक कंडीशन है जिससे थोड़ा बहुत कुछ रिलीफ मिल जाएगा, राइट। तो ये इनका पूरा जो एक मतलब वैचारिक ये है बैकबोन, उसकी तरफ मैंने इशारा किया है। और वही चीज़ अब ये डिस्क्रिमिनेशन वाला जो नैरेटिव है, इसके और भी फैक्टर, जैसा मैंने कहा कॉम्प्लेक्स, ये बात लगेगा कि एक बात से मतलब कहाँ जा रही है, लेकिन ये है इशू इतना कॉम्प्लेक्स। अब जो यहाँ पे बात आई कि यहाँ मतलब जो यूजीसी रेगुलेशंस हैं उनमें अगर आप कास्ट न्यूट्रल कर देते, मान लीजिए आप एससी एसटी नहीं कहते, ओबीसी नहीं कहते, आप कहते कि कोई भी बच्चा है, कोई भी बच्ची है, अगर उसको कास्ट बेस्ड किसी तरीके के हरासमेंट हो रही है तो वो कंप्लेन कर सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जिसको बोलते हैं, उसके अंतर्गत तो ठीक है भाई, मुझे किसी बात का दुख है, मैंने जो है कंप्लेन किया, उसकी जांच हुई, जो भी कार्रवाई होना होगा नहीं होगा वो होगा। लेकिन एक कास्ट जो है वो डिलिनिएट कर दिया गया जानबूझकर, राइट। तो इसके ऊपर जब पूछा गया, एक दिशा वाडेकर जी हैं, उनका आप वीडियो देखिएगा, वायर पे उनका इंटरव्यू है, तो ये क्वेश्चन आया कि भाई इसको कास्ट न्यूट्रल क्यों ना करते हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम कास्ट न्यूट्रल कर देंगे तो फिर तो डिस्क्रिमिनेशन रहेगा ही नहीं ना, फिर तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन का नैरेटिव है वो ख़त्म हो जाएगा कि भाई हाँ मैं भी हूँ, मेरे खिलाफ भी कुछ हो सकता है, मैं जनरल क्लास से हूँ या किसी भी क्लास से हूँ, एनी इंडिविजुअल कैन गेट अफेक्टेड और गेट बी अग्रीव्ड अबाउट कास्टिस्ट स्लर और कास्ट बेस्ड हरासमेंट। तो पूरा उनका नैरेटिव ही ध्वस्त हो जाएगा। अब ये कहाँ से आ रहा है, इसका एक और ये जो पूरा कानून है, इसकी जो क्या कहते हैं, एक और तरीके से इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो ये है कि इसकी आप ट्रेजेक्ट्री देखेंगे तो जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कानून बनाए गए, डाउरी हरासमेंट के 304B, 498A, डिवोर्स, इनको जो बनाया गया, ये कानून भी उसी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो कर रहे हैं। जो डाउरी का पहला लॉ था वो 1960s में बना। उस समय कोई डेटा जल्दी मिलता नहीं है कि कितनी ऐसी घटनाएं हुई डाउरी हरासमेंट की या डाउरी के नाम पे एक्सप्लॉयटेशन की, लेकिन कानून बना कि साहब दहेज का एक समस्या है। फिर 1980s में बात आई कि नहीं ये कानून काफ़ी नहीं है, इसको कड़ा किया जाए, कड़ा किया गया। फिर 2005 में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, जिसमें कहा गया कि किसी भी प्रकार की हिंसा किसी महिला के साथ घर में हो रही है शादीशुदा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब जाके 2005 के बाद अब जाके 2020-25 पिछले 3-4 सालों में आप देखेंगे कि इसको वेपनाइज किया जा रहा है, ठीक है। 2018 से लेकर 2022 तक के एनसीआरबी की डेटा कहती है कि कम से कम 60,000 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये केसेस फॉल्स पाए गए और पुलिस ने इसको क्लोज किया। अब यहाँ पे यही बात आ रही है, जैसा हिस्ट्री मैंने दिया कि पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल से लेके फंडामेंटल राइट्स में आए, फिर चलता रहा, ओबीसी की कुछ पॉलिटिक्स बीच में आई, फिर मंडल कमीशन बन के तैयार था, 89 में SC/ST और एट्रोसिटीज एक्ट आ गया, फिर ओबीसी आ गया। अभी तक SC/ST एक्ट को लेके बात होती थी कि इसका वेपनाइजेशन हो रहा है। अब इन रेगुलेशंस को अगर लागू कर दिया जाएगा तो एक बहुत बड़ा और सेक्शन आ जाएगा जो वेपनाइज करेगा इन रेगुलेशंस को, जिसको ओबीसी को ला दिया गया। तो लगभग सेम ट्रैजेक्टरी है। ये जो सारी चीज़ है, हम लोग सोचते हैं कि आखिर एंटी ब्राह्मणिज्म इतना स्ट्रांग है क्यों। तो आप देखेंगे कि एक तो बिल्कुल मतलब गिवन है
आर्गुमेंट कि क्रिश्चियंस अपने धर्म परिवर्तन के लिए और इसके लिए ब्राह्मण्स को अटैक करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदूज को कन्वर्ट किया जा सके। यही चीज़ अब बहुत अलग अलग तरीके से भारत में चलती रही है। तो बेसिकली उनका एक लाइन ऑफ आर्गुमेंट ये है कि मुस्लिम्स हो गए, बुद्धिस्ट हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, जितने भी हैं, और हिंदू धर्म में जो बैकवर्ड हैं, SC ST हैं, और जो बैकवर्ड SC ST एंड बैकवर्ड क्लासेस, इनका कहना है कि ये हिंदू हैं ही नहीं। ये बार बार इस चीज़ को इम्प्रेस करते हैं कि दे आर नॉट हिंदूज। ये हिंदू फोल्ड में इसलिए ज़बरदस्ती पड़े हुए हैं क्योंकि ब्राह्मणों ने, जो कि विदेशी आर्य हैं, जो विदेशी आर्य हैं, बाहर से आए, उन्होंने यहाँ के मूल लोगों को अपने कब्जे में ले लिया और इस कब्जे से उनको निकलने नहीं दे रहे हैं। तो उनका कहना है कि भाई तुम लोग इस कब्जे से निकलो और बाकी जो भी करो इसको पहले ख़त्म करो। तो एंटी ब्राह्मणिज्म का एक मेजर जो है रीज़न, एक मेजर वो वहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसमें एक दलित वॉइस करके एक है पत्रिका, इसके बारे में कम लोग जानते हैं, उसकी छपाई वगैरह भी बहुत वैसी नहीं होती है, लेकिन वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है। उसके ये हैं एडिटर हैं VT राजशेखर रेड्डी। दलित वॉइस 1991 के एक अंक में कहते हैं कि हिंदू यूनिटी एम्स एट डिस्ट्रॉइंग इंडियन यूनिटी। ठीक है, तो क्लैरिटी है उनको कि हिंदू यूनिटी को हमें डिस्ट्रॉय करना है, ये बोल के कि इंडियन यूनिटी को डिस्ट्रॉय करते हैं। और इंडियन यूनिटी कहाँ है? मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, सिख, SC STs, बैकवर्ड क्लासेस सब उधर हैं, एक बस ये ब्राह्मण्स और जो अपर क्लासेस हैं वही बच गए हैं। ठीक है, तो एक तो ये है। तो ये ओवरऑल एक जैसा मैंने कहा इशू बहुत बड़ा है, इसके आगे पीछे आदमी जाता रहेगा। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि रिस्पांस क्या होगा या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो रिस्पांस में 2-3 चीज़ हमने ऑलरेडी कह दी है कि पहले तो हम कानून की ट्रैजेक्टरी को समझें। आज जब भी इस तरह की बात होती है तो सीधे सीधे बात होती है कि साहब रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ है इस देश में। ठीक है, यहाँ पे हमें ये क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये रूल ऑफ लॉ की टेरेनी क्या है, उसका जो आतंक है, उसका जो एक ट्रैप है, उस ट्रैप से हम कैसे निकलें। क्योंकि लॉ किसका है? कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है। कॉन्स्टिट्यूशन किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मोर और लेस कॉपी पेस्ट है, थोड़ा बहुत इधर से लिया। और बच्चों को भी पढ़ाया जाता है 8, 9, 10th में कि हमने US से कुछ ले लिया, फ्रांस से कुछ ले लिया, कनाडा से कुछ ले लिया, आयरलैंड से ले लिया, और सब कुछ करके कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का है, सरकार कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है। बाकी जगहों पे लोग किसी ग्रंथ का वो करते हैं, शपथ लेते हैं, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन का लेते हैं, राइट। और उसके बाद जो पॉलिटिक्स है, चाहे वो कांग्रेस की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसी और पार्टी की पॉलिटिक्स हो, लोकल रीजनल पार्टीज़ की पॉलिटिक्स हो, बीजेपी की पॉलिटिक्स हो, सब पूरी पॉलिटिक्स की धुरी है एंटी ब्राह्मणिज्म। ठीक है, तो ऐसे में जब जनरल क्लास और एंटी ब्राह्मणिज्म के साथ साथ ये दोनों भी आ जाते हैं, क्षत्रिय और वैश्य, ठीक है, तो ऐसे में जब ये क्लास कहती है कि भाई मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, नोबडी इज केयरिंग फॉर मी, सब तो हमारे ऊपर रौंद के चले जा रहे हैं, हम कितना भी सपोर्ट करें, ये करें वो करें, कुछ बात बनती नहीं है। पॉइंट इज कि आपको अगर वो बनना है एज ए पॉलिटिकल कास्ट ग्रुप, तो आपको दोबारा से हर चीज़ को रीथिंक करना पड़ेगा, उतनी कैपेसिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी। क्योंकि ये जो नैरेटिव्स हैं, ये एक किसी जेम्स मिल के पास नहीं है आज की डेट में, एक किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, ये एक एक बच्चे के दिमाग में एजुकेशन के थ्रू, मीडिया के थ्रू, यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू, रिसर्च, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स, इसकी अनगिनत, मतलब इसकी कैपेसिटी गजब है, ज़बरदस्त है। तो उस कैपेसिटी को अगर आपको काउंटर करना है तो उसके लिए आपको वैसे इंस्टीट्यूशंस तैयार करने पड़ेंगे। एक तो ये बात, अगर क्या आप तैयार हैं, नहीं हैं, या आप सोच रहे हैं कि एक बार बस ये UGC वाला हो जाए, रोल बैक हो जाए, या इसमें जो हम चाहते हैं कुछ जो मॉडिफिकेशंस हो जाए तो उसके बाद हमारी समस्या ख़त्म नहीं होगी। UGC पूरी तरह रोल बैक हो जाए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हो जाए, आपकी समस्या नहीं ख़त्म होगी, क्योंकि यही नैरेटिव है, इसी के बेस पे आपकी सोसाइटी को लड़ाना है। ठीक है,
एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की अगर बात करें तो एक तरफ मैन विमेन वर्सेस लड़ा दिया गया है, खूब डिवोर्स केसेस हो रहे हैं, खूब एलिमनी की बात चल रही है, वहाँ फैमिलीज टूट रही हैं, ये वहाँ पे आप टूट रहे हैं, कास्ट बेसिस पे आपको लड़ा दिया गया। तो इधर से पूरा लड़ा के आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, तो आप करते रहिए हिंदू यूनिटी, क्योंकि हिंदू यूनिटी नहीं होगी तो फिर आप बाकी जो खतरे हैं उसको भी आप नहीं डील कर पाएंगे, राइट। तो पूरी पॉलिटिक्स आपके खिलाफ है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका रिस्पॉन्स आए तो आपको फिर उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, उस हिसाब से बैठ के सोचना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा, वर्ण, कास्ट, जाति, इसके बारे में काफ़ी जानकारी आ चुकी है, तो अब दोबारा से उस चीज़ में जाने की बार बार आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी वर्ण, कास्ट, जाति, इतिहास को समझना एक बात है, लेकिन हम जी रहे हैं आज के दिन में, हमको आज के दिन में अपने रिस्पॉन्सेस सोचने हैं। दूसरा ये कि जैसा मैंने कहा, पॉलिटिकली आपको कोई अभी नहीं हाथ लगाएगा, सब लोग शांत हैं, सब लोग चुप बैठ गए, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ, सुप्रीम कोर्ट को दे के मामले को ठंडा कर दिया गया, है ना। तो इसमें फिर लॉन्ग टर्म गोल अगर आपका नहीं है, एंड नॉट ओनली एज जनरल क्लास या कास्ट, आप सनातन सिविलाइजेशन के पार्ट हैं, महत्वपूर्ण हिस्से हैं, तो अगर उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप अगर नहीं सोचेंगे इमीडिएट मेरा क्या गोल है, इमीडिएट मेरा क्या क्लास या कास्ट इंटरेस्ट है, अगर सिर्फ इतने पर ही अटकेंगे तो ये इससे आप इसको जो क्रिकेट में बोलते हैं कैचअप क्रिकेट, कि आप कितना भी रन मारिए एवरेज बढ़ता ही रहेगा, ठीक है, तो उससे आप ये जीतने वाले नहीं हैं, राइट। और ये कोई निराशा या सेल्फ लोथिंग की बात नहीं कि हाय हमें कोई पूछ नहीं रहा है। आप पीछे से अगर सनातन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपको पीछे से देखना पड़ेगा कि आपका रोल समाज में था क्या उस रोल को आप रीडिफाइन करने के मूड में हैं। अगर हैं तब तो रास्ता निकलेगा, लॉन्ग टर्म होगा, समय लगेगा, लेकिन रास्ता निकलेगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म ही रहेगा तो फिर हम फायर फाइटिंग करते रह जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो कम्युनिटी है, हमें इंस्टीट्यूशंस बनाना है। ये इंस्टीट्यूशंस बनाने की बात बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप देखिए 2019 से ये मामला चल रहा था जिसके यूजीसी रेगुलेशंस आए, हमें पता ही नहीं था कि कोर्ट में ऐसा भी कुछ मामला चल रहा है, ना कोई इंटरवेंशन एप्लीकेशन, ना कोई पार्टी की भाई मैं इसमें पार्टी हूँ, मैं एग्रीव्ड पार्टी हूँ, कुछ नहीं। अचानक से आया तो हम लोग अवाक रह गए कि अरे ये क्या हो गया, तो चलो सुप्रीम कोर्ट चलो। तो ये फायर फाइटिंग है जो कि आग लग चुकी है, तो लास्ट में चलो बचा लो जितना बचाना है, राइट। अभी हम लोग ये लड़ रहे हैं, उधर क्रिश्चियन एसोसिएशंस जो हैं वो एक साथ 12 राज्यों में जो एंटी कन्वर्शन लॉज हैं उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। क्या हम वहाँ पे उनको चैलेंज कर रहे हैं? क्या हमारा ध्यान भी है वहाँ पर? तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही कोई हर चीज़ को हैंडल करेगा। इसीलिए हर लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे आपको इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग में ध्यान देना ही पड़ेगा। और इस पूरे पर्सपेक्टिव को, कास्ट के पूरे पर्सपेक्टिव को रीथिंक, रीइमेजिन करके आगे बढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर ये लड़ाई हम लोग हमेशा एक जिसको बोलेंगे पार्ट फाइटिंग, मतलब कभी लड़े फिर आराम कर लिए, फिर लड़े फिर आराम कर लिए, वैसे ही चलती रहेगी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से क्या अभी भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होते हैं लोगों के साथ? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का क्वेश्चन है ये गॉड क्वेश्चन हो गया है। गॉड क्वेश्चन मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि गॉड क्वेश्चन कैसे है। एक डिबेट चलती है, जो आस्तिक और नास्तिक हैं या जो एथेइस्ट हैं वो कहते हैं साहब गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। जो आस्तिक हैं वो कहते हैं गॉड एग्जिस्ट करता है। तो गॉड एग्जिस्ट करता है तो एथेइस्ट पूछता है कि गॉड कहाँ एग्जिस्ट करता है, दिखाओ। क्या विष्णु जी हमें दिखेंगे? क्या चतुर्भुज दिखेंगे वो हमारे सामने? या क्षीर सागर कहाँ है, बताओ कहाँ लेटे हैं, राइट। तो उनका एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करता है। जब आस्तिक को पूछा जाता है, कहता है कि गॉड दिखते तो नहीं है बट इट डजंट मीन दैट यू कैन नॉट डिसप्रूव इट्स एग्जिस्टेंस, ठीक है। वो कहते हैं कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इतनी शक्ति, मतलब कौन सी शक्ति है जो इतने बड़े यूनिवर्स को चला रही है, राइट। आज की डेट में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है या नहीं है, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न हो गया है।
और इस नैरेटिव की वजह से, और चूंकि हमने आत्मसात कर लिया है, तो अगर मैं 10 आर्गुमेंट आपको दूं कि इस वजह से मैं कहूंगा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, तो आप तुरंत 10 काउंटर आर्गुमेंट दे देंगे कि हाँ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, राइट। तो बेसिकली इसके पीछे क्या है, नैरेटिव। अब नैरेटिव क्या है, नैरेटिव को समझने के लिए थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट का टाइम लूंगा। बेसिकली 3 शब्दों का खेल है, तथ्य, सत्य और कथ्य, फैक्ट्स, ट्रूथ एंड नैरेटिव, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने मुझे कहा कि भाई आपकी इस बात से मैं आहत हुआ हूं, मैं आराम से बोल रहा हूं, मैं किसी उसके नहीं बोल रहा हूं, बोलते बोलते मैं कुछ बोल गया जो मैं शायद रियलाइज भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन कि कोई आहत हो गया, ठीक है। तो और उसने कुछ फिजिकल मैनिफेस्टेशन किया, मे बी आके मारपीट करने लगा, हंगामा करने लगा, कुछ करने लगा, राइट। तो एक तथ्य तो रिकॉर्ड हो गया, कैमरा चल रहा है, तथ्य रिकॉर्ड हो गया कि ये एक फैक्ट है कि कुछ हमला हुआ, कुछ हंगामा हुआ, राइट। सत्य क्या है, जैसा मैंने कहा, ना मेरा इंटेंशन था उसको कुछ कहने का, ना उसका इंटेंशन था कि पहले से तैयार होकर आया है, कुछ उसके लाइफ में कुछ ऐसी चीज रही होगी जिससे वो ट्रिगर हो गया, राइट। तो सत्य 2 हो गए, एटलीस्ट 2, 4 लोग यहां पे हैं तो उनका अलग अलग सत्य हो जाएगा, तो ट्रुथ कैन बी मैनीफोल्ड। लेकिन जब मीडिया में न्यूज चलेगी तो वो ये देखेगा कि उस बंदे का सरनेम क्या है, जो बोल रहा है उसका सरनेम क्या है, उसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि किसको हाईलाइट करना है। अगर मान लीजिए मेरे सरनेम का या मेरे सो कॉल्ड कास्ट का बंदा आके कुछ बोलता है कि आप तो बेकार बात कर रहे हैं, आप जो है हमारे वो कर लेंगे, लेकिन अगर उसका मेरा सरनेम है तो मीडिया में हो सकता है आ भी जाए अगर खबर, तो कहीं पीछे ब्रीफ में आ जाएगा कि ही वाज। लेकिन अगर वो कास्ट नेम उल्टा हो गया, मेरी जगह कोई दलित स्पीकर होता, उसको किसी ने कुछ ऐसा ही कर दिया होता, अगर उस तो वहां वो मेन बैनर हेडलाइन बनती, दलित मैन बीटन अप या दलित मैन बीट्स अप, राइट। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है एक्चुअल में था या नहीं था, इसका आज की डेट में अगर कोई कहे कि ये लो भाई परत दर परत मैंने खोल दिया, अब देख लो प्याज का छिलका खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, आप नहीं कर सकते। क्योंकि जैसा मैंने कहा 10-15 आर्गुमेंट्स मैं फेवर में दे सकता हूं और मैं ही 10-15 आर्गुमेंट्स अगेंस्ट में दे दूंगा, इसलिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। जैसे हमारे यहाँ एक टॉक है, गुरु प्रकाश जी दलित स्कॉलर हैं, संगम टॉक्स पे है, और उसमें उन्होंने बताया कि जब वो अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करने गए तो उनको बाकी सब लोगों को एक एक सिंगल रूम मिला और 5-6 लड़कों को एक डॉर्मेटरी मिला। बोले उस समय हमें हिट नहीं किया कि क्या हुआ, लेकिन 3-4 साल बाद हमें लगा कि हम सारे लोग एक ही उसके हैं, SC ST OBC हैं और बाकी लोग जनरल क्लास से, राइट। ये उनका लिव्ड एक्सपीरियंस है। अब पॉइंट ये है कि उसके पीछे कोई गया क्या वो लड़के जो जिनको अलग अलग रूम मिला, उन्होंने स्पेसिफिक रिक्वेस्ट की थी कि साहब इनके साथ हमें नहीं रहना, हमें अलग दो। और अगर ऐसा था तो फिर जो यूनिवर्सिटी थी या जो उसके ऑफिशियल्स थे, उन्होंने बोला क्यों नहीं कि भाई तुमको जो मिलेगा वही तुमको लेना पड़ेगा, यू कैंट चूज एंड यू कैंट डिस्क्रिमिनेट। अगर उन्होंने नहीं किया, किसी यूनिवर्सिटी ऑफिशियल ने किया, तो फिर उसका क्या प्रॉब्लम था भाई, क्यों उसको लग रहा था कि नहीं जनरल को दे दो इधर और SC ST को दे दो इधर, राइट। तो इसके बहुत सारे पहलू होते हैं। किसी का लिव्ड एक्सपीरियंस अगर है तो उसको हमको सुनना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हुआ ही नहीं, या डिनाइलिज्म इज नॉट अ वे आउट कि ना ये तो ब्रिटिश ने दे दिया। ब्रिटिश ने नैरेटिव दिया, नैरेटिव जो है कहीं एक आध कुछ तो हुआ होगा। अब ये जो 1931 का सेंसस में पढ़ रहा था, अब इसमें ये लोग कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि सारे लोग जो है जो बिल्कुल मतलब कोई बैकवर्ड कास्ट में जाने की बात कर रहा है, लेकिन शूद्र में कोई नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है उस कालखंड में एक धारणा बनी हो। है कितना पुराना ये, 200 साल 150 साल, राइट। तो इसको अगर हम पूरा सनातन के पर्सपेक्टिव में देखें, जब हम कहते हैं कि हम हजारों सालों से आ रहे हैं, राइट, हम हजारों साल पुराने, तो 150-200 साल कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इट इज नॉट समथिंग दैट वी कैन नॉट रिजॉल्व। और गुरु प्रकाश जी कहते हैं कि इसलिए क्योंकि हमारे दोनों मतलब हमारे जो बाकी समाज में अलग अलग बना दिए गए हैं, उनके बीच में कोई संवाद नहीं है। तो
और हम अगर इस डिनाइलिज्म से जाएंगे तो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि ये तो डिनाई ही करते रहेंगे, तो फिर हम इनकी क्यों सुने। तो अगर हमें एक ब्रॉडर कोलिशन या एक ब्रॉडर सोच रखनी है, ब्रॉडर सनातन सोच रखनी है, तो उनसे भी बात करनी पड़ेगी, उनका लिव्ड एक्सपीरियंस सुनना पड़ेगा और जहाँ पे ज़रूरत है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसका नैरेटिव एक बना देते हैं कि अस वर्सेस देम, तब बात जो है अनरिजॉल्वेबल लगने लगती है और फिर आप वो उसी सर्वाइवल मोड में आ जाते हैं, राइट। सर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि जैसे अभी आपने अपने उसमें अपनी चर्चा में ये बात कही थी कि जो ब्राह्मण बहुत ही हाई कास्ट होते थे, बहुत नॉलेजेबल होते थे, और अब हम ऐसे सताए हुए से विक्टिम टाइप फील करते हैं और वाकई हमारे साथ हो भी रहा है। तो ऐसा कब तक हम रोते रहेंगे कि अंग्रेज़ करके चले गए, अंग्रेज़ करके चले गए। अभी 10-12 साल से हिंदुइज़्म जाग रहा है और आप लोग बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इन चीज़ों में। तो ये कब होगा जब हम सब एक होंगे। अभी हाल में एक फिल्म आई है घूसखोर पंडित, पीछे एक फिल्म आई थी पोंगा पंडित, और बनाने वाला और उसमें एक्ट करने वाला दोनों हिंदू ही हैं। तो ये हिंदू के अंदर ही अपने प्रति, हिंदू जब मैं कह रही हूँ तो हाई कास्ट सभी कह रही हूँ, बड़े सारे कास्ट आते हैं उसमें, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण सब आते हैं। तो हिंदू के अंदर ही अपने आप को, अपने अस्तित्व को लेकर अवेयरनेस नहीं है, बहुत बड़े वर्ग में नहीं है। और तो ये अवेयरनेस कैसे रिस्टोर की जाए। देखिए, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसको रीथिंक करने का क्यों कह रहा था मैं कि रीथिंक करने की ज़रूरत पड़ेगी। ब्राह्मण जो थे, अगर वर्ण की बात करें तो कास्ट एक बात का कंस्ट्रक्ट है, कास्ट इनफैक्ट वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है, जाति की भी बात अलग है, तो बहुत सारी थीरीज दी जाती हैं कि जातियाँ कैसे बनी। ये तो पक्का है कि कोई भी सोसाइटी जो एक सर्टेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है उसमें क्लासिफिकेशन, कैटेगराइजेशन होगा ही होगा, वर्ण के आधार पर हो, किसी और चीज़ के आधार पर हो, ठीक है, होगा। जो आज की डेट में ब्राह्मण अपने भाई सरनेम से अभी चल रहा है कि भाई आप इस सरनेम के हैं तो ब्राह्मण हैं, इस सरनेम के हैं तो आप ब्राह्मण नहीं हैं। जो वर्ण का ब्राह्मण था, वर्ण से जो ब्राह्मण था वो क्या था, उसको फिर आपको सोचना पड़ेगा। वर्ण का ब्राह्मण जंगल में जाके मोक्ष प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता था। वर्ण का जो ब्राह्मण था वो वहाँ जाके जब तपस्या करता था या जो आश्रम चलाता था तो सोसाइटी के पास चीज़ें आती थी, ज्ञान आता था, एडवाइस लेते थे किंग्स उनसे, ठीक है, धर्मशास्त्र लिखा उन्होंने, बाकी अन्य शास्त्र लिखे उन्होंने, राइट। तो वर्ण का ब्राह्मण थॉट लीडर था। जो क्षत्रिय था वो आपका सोर्ड आर्म ऑफ द स्टेट, जो रक्षा करे कमज़ोर की, है ना, अपने स्टेट बाउंड्रीज की रक्षा करे, अपने लोगों में कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू हो रहा है वो करे। वैश्य जो है वो आपके बिजनेस इकोनॉमी का मेन स्टे होता था, राइट। तो ये आपके रोल्स थे, राइट। अब कास्ट इक्वेशन में क्या हुआ कि आपका वो रोल कहीं चला गया। अब आप थॉट लीडर नहीं हैं, अब आप प्रोटेक्टर ऑफ योर कंट्री, प्रोटेक्टर ऑफ योर टेरिटरी, प्रोटेक्टर ऑफ योर पीपल नहीं है, ठीक है। तो आपको फिर इसीलिए कह रहा हूं कि रीथिंक करना पड़ेगा। सिर्फ अभी आप ये देख रहे हैं कि भाई हमारे इंटरेस्ट मारे जा रहे हैं। अब ये एक फैक्ट है जिसको जो शायद नहीं अच्छा लगे बहुत लोगों को, ठीक है, लेकिन फैक्ट ये है कि सबसे ज़्यादा जो मुखर ऑपोजिशन हुआ है रिजर्वेशन का वो 1989-90 में हुआ है, 1951 में नहीं हुआ, जब SC/ST रिजर्वेशन को लाया गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल से। शायद उस समय ध्यान ही नहीं रहा, या लगा कि चलो रिसोर्स पूल, अब यहाँ बात फिर आ जाती है कि रिसोर्स पूल का झगड़ा है कि रिसोर्स पूल एक हमारे पास अवेलेबल था, अब वो कम हो रहा है तो हमें परेशानी हो रही है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म सोल्यूशन चाहिए तो आपको रीथिंक करना पड़ेगा, और सिर्फ ये सोच के कि आप इस सरनेम से हैं तो वर्ण के अनुसार भी आप वो हो जाएंगे, वो नहीं होगा। उसके लिए बहुत एक लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, और इसके लिए बैठ के बात करना पड़ेगा, आपस में बात करना पड़ेगा, बाकी लोगों से बात करना पड़ेगा। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट यू विल हैव टू स्टार्ट समवेयर। आप कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी में, आप जॉब के ही पर्सपेक्टिव में अगर आप लड़ते रहेंगे तो पिटते रहेंगे। जो विश्वामित्र ऋषि हुए थे वो तो ऐसे क्षत्रिय थे, जब राजा थे उन्होंने राजपाट का त्याग कर कर योग को अपनाया और संन्यास लेकर वन में आए, और उन्होंने तपस्वी का जीवन जब बिताने का सोचा तो राजपाट त्याग दिया। उस समय वो क्षत्रिय से अपने आप ही ब्राह्मण की श्रेणी में आ गए और ब्राह्मण की तरफ पूजे गए, और जैसे आपने कहा कि राजा उनसे एडवाइस देते थे और वो एक लीडर बन गए, लीडर ऑफ थॉट एंड मोटिवेशन फॉर द सोसाइटी।
तो उस तरह के जो लिबरल जो कैटेगराइजेशन थी, जिसको कि जाति और कास्ट बाद में अंग्रेज़ों ने कह दिया, तो उस तरह की जो सोशल सेटअप, क्या अभी वी कैन इमेजिन ऑफ सच काइंड ऑफ थिंग इन नहीं, वी कैन ओनली इमेजिन, ठीक है, क्योंकि देखिए आपको रियलिटी आज की क्या है उसको देखना पड़ेगा। हम इमेजिन कर सकते हैं कि क्या अच्छे दिन रहे होंगे, राइट, बट वो कहते रहने से कि दोज वर द गुड डेज, वो बात बनती नहीं है। आप विश्वामित्र की ही कहानी आती है, मतलब 2 लाइन में बस बोल देता हूँ कि राजा हरिश्चंद्र का जो कहानी है, राजा हरिश्चंद्र एक राजा, ठीक है, क्षत्रिय, विश्वामित्र क्षत्रिय राजर्षि हुए। विश्वामित्र से डर के, क्योंकि अब वो ब्राह्मण, मतलब उस वर्ण के हिसाब से वो ब्राह्मण राजर्षि हो गए थे, विश्वामित्र के डर से उनको, मतलब विश्वामित्र को उन्होंने एंग्री कर दिया तो उनको श्राप मिला। अंततः वह चांडाल हुए, ठीक है, अपनी पत्नी तक को उन्होंने बेच दिया एक तरीके से, और उनका बेटा मरा हुआ था तभी वो कर लेने की बात कर रहे हैं कि नहीं, आप शमशान में आए हैं तो आपको कर देना ही पड़ेगा। तो आप देखिए कि एक ही कहानी में ऊपर से लेके नीचे तक सारे गए। ठीक है कि कहानी का एक हैप्पी एंडिंग है, लेकिन वो हैप्पी एंडिंग इसलिए है बिकॉज ही स्टेड फास्ट ऑन हिज धर्म। अगर वो कहीं अपने धर्म से हिल गए होते तो जिस स्टेटस में गए थे उसी स्टेटस में रह जाते, राइट। तो जो सोशल मोबिलिटी, अपवर्ड मोबिलिटी, ये मोबिलिटी या प्रमोशन डिमोशन की बात होती है, दैट वाज दोज टाइम्स, दैट वाज दोज टाइम्स। आज की डेट में चूंकि अब तो हालत ये है, देखिए कि हमें लगता है कि वो दिन क्यों नहीं आएंगे, ठीक है, विशफुल थिंकिंग है। लेकिन एक फैक्ट और है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनली आपको जो है एक उसमें खांचों में बांट दिया गया है, ठीक है। आप कहेंगे जी वर्ना सिस्टम लाओ, SC ST OBC का कहेगा कि भाई हमारे पास तो ये चीज़ें हैं, हम इसको लेंगे, हम आगे निकल जाएंगे, हम आपकी बात क्यों सुने, राइट। तो ऐसे में इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आपको दोबारा से सोचना पड़ेगा, रीथिंक करना पड़ेगा इस पूरे पैराडाइम को काउंटर करने के लिए। तो उस समय रिजर्वेशन इनके लिए नितांत आवश्यक था ताकि ये एट पार विथ अदर डेवलप्ड कैटेगरी में आ सके। तो उनको 10 साल का रिजर्वेशन था कि इनकी सुधार के लिए की गई और उसको 10 से 20 साल किया जाए, और उसके बाद इसको हटा देने का उन्होंने मेंशन किया हुआ है हमारे संविधान में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस चीज़ को पॉलिटिकल तरीके से लोगों ने अपना टूल किट बना लिया सत्ता में आने का, हर साल इतना % रिजर्वेशन, इतना, और कुछ लोग अब कहने लगे कि 85% रिजर्वेशन, हर जगह रिजर्वेशन, कास्ट, सब कास्ट और सेक्शन, सब सेक्शन करके देते आ रहे हैं। और ये रिजर्वेशन अगर वाकई में फ़ायदेमंद हुआ होता उन लोगों के लिए जिनके लिए बनाया गया था, तो आज भी हमारे आसपास में हम देखते हैं कि बहुत सारे समुदाय ऐसे हैं जो बहुत ही बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL रेखा के नीचे जी रहे हैं। उनका सुधार हुआ नहीं, बल्कि ये एक विकृत रूप में आ गया रिजर्वेशन, और इसने ऐसे लोगों की, ऐसे परिवारों की मतलब कि आहुति ले ली है जिन परिवारों को व्यर्थ में इस कोटे के अंतर्गत अपना बलिदान देना पड़ा। तो इस पर आप कुछ प्रकाश डालें। नहीं, देखिए क्या है, इसमें कई सारे इश्यूज हैं। आप देखें 1989-90 का मैं बात कर रहा था, उस समय साउथ में OBC रिजर्वेशन को लेके ज़्यादा हंगामा नहीं हुआ, शांत रहा। उसका रीज़न था कि ऑलरेडी वहाँ के स्टेट्स ने काफ़ी रिजर्वेशन ऑलरेडी दे दिया था। ये भी सत्य है कि वहाँ द्रविडियन पॉलिटिक्स चलती है, द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है इसी पे चलती है, एंटी ब्राह्मणिज्म पे चलती है और अंततः एंटी हिंदुइज्म पे चलती है। जो बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि सनातन जो है वो बीमारी है, इसको इरेडिकेट करना चाहिए, राइट। तो वहाँ क्रिश्चियन कन्वर्जन और ये सब चल रहा है। एक तो इशू वो है। मैंने आपको गेल ओमवेल्ट का बताया कि असली खेल क्या है। असली खेल ये नहीं है कि किसी को ऊपर लाना है, असली खेल ये है कि जो कहीं तथाकथित रूप से ऊपर है उसको नीचे लाना है। वो नीचे आए ना आए, अल्टीमेट क्या है कि वो नीचे आए ना आए वो बात की बात है। उस लॉजिक को यूज करके जो बाकी लोग हैं उनको अपने में मिलाना है। वो कहते हैं, साफ कहते हैं कि अनटचेबल्स आर नॉट इन द हिंदू फोल्ड। मुस्लिम्स कहते थे खिलाफत के टाइम में, जो अली ब्रदर्स थे, वो कहते थे हिंदुओं को कि भाई उनको अपने में मिला लो, नहीं तो हम कन्वर्जन करेंगे, राइट। तो वहाँ एक अलग ही खेल चल रहा है, राइट। तो इसमें अपलिफ्टमेंट, पुअर, ये वो जब वो खुद ही कह रहे हैं तो हमें मान लेना चाहिए कि भाई आपको भी कोई गरीबी से कोई बहुत वो नहीं है कि वो नीचे से ऊपर आ जाए, क्योंकि फिर उसी में हम रह जाते हैं कि भाई हो तो गया, 2 बार रिजर्वेशन ले लिए, 3 बार रिजर्वेशन ले लिए, अब कितना लोगे, ये सब आर्गुमेंट्स चलते रहते हैं, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितना था। अब रही बात की भाई पॉलिटिशियंस, आप देखें कि भारत जब आज़ाद हुआ
तब एक ऐसी पॉलिटिक्स चली जिसमें कि एक तरीके से हमने मतलब जिसको कहेंगे ना, जैसे शादी वगैरह जब होती है ना किसी घर में, तो शादी के टाइम में एनर्जीज बहुत हाई होती हैं। सब लोग कोई 10-10 घंटा काम कर रहा है, कोई 5 बार जो है बाजार जा रहा है, कोई 10-10 किलो का सामान उठा के ले आएगा, बहुत करेंगे। शादी जब ख़त्म हो जाती है उसके अगले दिन आप उस घर में चले जाइए, कोई आड़ा होकर सोया है, कोई उधर गिरा हुआ पड़ा है, उसको पता भी नहीं कि वो कहाँ सो रहा है, ज़मीन पे सोया हुआ है, राइट। तो एक तरीके का जो हाइटेंड हमारी पूरी कॉन्शियसनेस थी कि भाई अंग्रेज़ों को हटाना है, और साथ में जब पार्टीशन का दंश आया तो इसके बाद एक तरीके का सुषुप्तावस्था जिसको हम कह सकते हैं, हम आराम के मूड में आ गए, थोड़ा रेस्ट लेने लगे कि यार सांस ले लो, अब गए तो अंग्रेज, फिर देख लेंगे देश को। लेकिन 60-70 से हमने अपनी पूरी सोच को, अपने समाज को, अपने संस्कारों को आउटसोर्स कर दिया, जिसको कि लेफ्टिस्ट ने बड़े प्रेम से थैंक यू बोल के कब्जा कर लिया, ठीक है। अब हमें आज हम कहते हैं ना बच्चों को कि ये सोशल मीडिया में पड़े रहते हैं, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होते हैं। 60-70 से ये बात हो गई कि अब आपके घर में क्या रिचुअल्स फॉलो हो रहे हैं, घर में क्या संस्कार फॉलो हो रहे हैं, वो धीरे धीरे गौड़ होने लगे। सिनेमा में क्या कहा गया, आर्ट सिनेमा में क्या कहा गया, आज के अखबार में फलां कॉलमनिस्ट ने क्या कहा, फलां पत्रकार ने जो है कौन सा आर्टिकल लिख दिया जाति के बारे में, सरकार के बारे में, ये है वो है, वहाँ से एक डिस्कनेक्ट हुआ है। तो अभी जो हम लोग अपने रूट से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। इनफैक्ट 1990 में आपने देखा स्टे हुआ, 2 साल बाद चुपके से आ गया, किसी ने फिर हंगामा नहीं किया। उसका एक रीज़न हो सकता है, एक रीज़न, ठीक है, मैं सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, एक रीज़न ये हो सकता है कि लिबरलाइज हुआ था देश, और जो जनरल क्लास के लोग थे उनको एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज़ नए नए मिलने लगे, जहाँ रिजर्वेशन का खतरा नहीं था। बीच बीच में कई बार धमकियाँ दी जाती हैं कि प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होगा, ठीक है, कभी आता है फिर चला जाता है। अब मेरा मानना है कि जो भारत के खिलाफ हैं, जो शक्तियाँ भारत के खिलाफ हैं, उन्होंने देखा कि ये प्राइवेटाइजेशन वाला पत्ता नहीं चल रहा है, तो अब ये ओबीसी वाला चला दो। क्योंकि आज ये रहस्य की बात है ना कि एक प्रोविज़न जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अपेरेंटली किसी ने उसको अपोज नहीं किया, फॉल्स कंप्लेंट वाला, वो हटा क्यों दिया गया, किसने हटाया, किसके कहने से हटाया, राइट। तो ये चीज़ें हो रही हैं, इसलिए और तो पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स अगर हियर एंड नाउ की पॉलिटिक्स है, ठीक है, तो हियर एंड नाउ में यही चलेगा कि भाई जो दिखता है वो बिकता है वाली बात, कि जो जिसमें हमें वोट मिल जाए बस हमारी सत्ता बनी रहे। और जो डीकॉलोनाइजेशन का प्रोसेस था वो तो शुरू ही नहीं हुआ, वो तो अब धीरे धीरे हम लोग कह रहे हैं कि भाई डीकॉलोनाइज करो, है ना। तो डीकॉलोनाइजेशन का जो प्रोसेस है, आप देखेंगे कई देशों में जब रिवोल्ट होता है, सत्ता बदलती है, तो उसके स्टैचूज गिरा देते हैं, उनकी किताबें हटा देते हैं, सब कुछ। यहाँ तो हम वही एजुकेशन सिस्टम, वही सिलेबस, आज तक अभी रोते ही रहे कि सिलेबस ही नहीं बदला, है ना, और नई नई चीज़ें आती चली जा रही हैं, राइट। अभी हाल फिलहाल में कुछ सालों पहले से राजपूत जो है कास्ट है, और शायद वो वर्णा जाति में क्षत्रिय शायद कहलाते हैं, तो उनको ओबीसी में शामिल किया गया। फिर उसके बाद जाट मांग करने लगे कि हमें भी ओबीसी में शामिल करें। तो ऐसे क्या आने वाले टाइम में जो बाकी बची हुई जातियां हैं वो भी ऐसी मांग कर सकती हैं कि हमें ओबीसी में शामिल करें, और जैसे कि अभी ये लोग मांग कर रहे हैं इतने सालों बाद, तो मेरा ये है कि पहले उन्हें ये रियलाइजेशन नहीं हुआ कि वो लोग पिछड़े हुए हैं, और अभी उन्हें फील हो रहा है कि दे आर। देखिए, हमें इमोशनल नहीं होना है, हमें रेशनल रहना है। इट इज़ नॉट अबाउट कि सडनली उनको लगा कि हम पिछड़े हैं। ऑब्वियसली दे नो दैट देयर आर सर्टेन इंसेंटिव्स फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड अ बैकवर्ड क्लास, सिंपल एज दैट। एक बार हम उधर चले गए तो हमें, हमारे बच्चों को जो है सहूलियत मिल जाएगी, बस। पिताजी को क्या चाहिए, बच्चे की अच्छी नौकरी। कि आप कहाँ तक लेके जाओगे, और फिर जब चीज़ें वहाँ से टूटना शुरू होंगी तो क्या शेप लेंगी, यू डोंट नो। मतलब पॉलिटिक्स में इसको बोलते हैं द पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिंकमैनशिप, कि एक समाज को एज तक लेते जाओ लड़ाई के, कि अब लड़ाई हुई, अब तो हो जाएगा एकदम, में ब्राह्मण बनिया ठाकुर सब आपस में भिड़ जाएंगे SC ST OBC से, ठीक है। फिर कुछ ऐसा कर दो, रोल बैक थोड़ा सा पीछे ले दो और कहो कि देखो मैं तुम्हारा सेवियर हूँ, राइट। तो पॉलिटिक्स ऐसे चलती है। तो इसमें इमोशनल नहीं होना है, हमें सोचना है कि क्या चीज़ हो सकती है जो काम कर सकती है। इंडियन सनातन वे ऑफ थिंकिंग क्या है, क्या चीज़ है जो अपील कर सकती है सनातन को।
ये हार्ड फैक्ट्स, कोल्ड लॉजिक, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसमें आप फंसे रह जाएंगे तो फंसे रह जाएंगे।